कास्ट और पैट्रियार्की, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जो पूर्व आधुनिक युग यानी सामंती युग, या आप उसको जो भी कहें, मैं सोशियोलॉजिकली मैं सही नहीं हूँगा, पर यानी जो आधुनिक शिक्षा, आधुनिक उद्योग धंधों के पहले का जो हमारा सामंती समाज था, उसमें ये दो ही मुख्य पहलू थे। एक कास्ट वर्ण सिस्टम और दूसरा पैट्रियार्की। तो वो जी। दोनों को मेंटेन करने के लिए कुछ राजनीतियां सामने आई हैं, और वो अलग अलग भाषा में इस बात को कर रही हैं। तो खैर वो एक बहुत समांतर मुद्दा है, पर ये दोनों चीजें समांतर चलती हैं। कास्ट पे, कास्ट सिस्टम का एनाहिलेशन, इसका समाप्ति, और स्त्रियों की बराबरी, ये दोनों साथ चलेंगी। कई बार आपकी जो बात है उससे मुझे ये लगता है। और जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, ये एक हवाई बात चल रही है, राजनीतिक हम्म। बात चल रही है। कोई एक भी मुद्दा कोई डिस्कस नहीं किया है कि भाई उत्तराधिकार के बारे में हम ये कानून लाएंगे कि स्त्रियों हम्म। को और लड़कों और लड़कियों को बराबर के संपत्ति मिलेगी। कम से कम एक बात तो आप कहिए, यूनिफॉर्मिटी के आधार पे क्या हम जेंडर जस्टिस दे सकते हैं, नारियों को बराबरी का दर्जा दे सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आज की सरकार जिसकी बात नहीं कर रही। तो फिर जब हिंदुत्व की राजनीति बढ़ी, आरएसएस, बीजेपी, इनका प्रभाव बढ़ा, तो इन्होंने मुख्य रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक मुद्दा बना लिया। वो आर्टिकल 370 का एबॉलिशन और राम मंदिर का निर्माण, उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी अपना एक मुद्दा बना लिया। उसमें उनका ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि भाई ये मुसलमान स्त्रियों को बराबर का न्याय मिले, ये उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते ही मुस्लिम समाज के अंदर के जो दकियानुसी तबके हैं वो सामने आ जाते हैं, और कहते हैं इससे हमारा कल्चर, इससे हमारी सब चीज़ों का ये हो जाएगा। तो वो एक तरफ से वो एक पोलराइजेशन का मुद्दा हो जाता है कि तो हमारे जो आज पर्सनल लॉज हैं, यानी जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, एडॉप्शन, इन चीज़ों से जुड़े हुए यदि ये नियम हैं, वो कई कम्युनिटीज़ में अलग अलग हैं, पर उनमें एक बात समान थी कि ये सभी कानून जो हैं, पर्सनल लॉज, ये स्त्रियों के अधिकारों के खिलाफ में है। ये एक बात सब में हम्म। कॉमन थी। वो जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, या कई आदिवासी समूहों का, तो खैर अलग ही बात है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा गरमाया हुआ है और संभवतः संसद के मॉनसून सत्र में यह पटल पे, हाउस के पटल पर संसद भवन में आ सकता है बहस के लिए। इसी बीच आज बसपा प्रमुख मायावती ने समर्थन दिया है, यूसीसी का कंडीशनल समर्थन। ये तमाम बातें होंगी, ये समझने की कोशिश होगी, और साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था संविधान सभा के समक्ष, इस पर भी बात करने की कोशिश होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करूं उससे पहले एक लाइन डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान सभा के समक्ष कहा था, वो लाइन मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करता हूं। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या एक साथ हो, यह बहुसंख्यकों के व्यवहार पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव की आदत बहुसंख्यक जिस क्षण छोड़ेंगे, उस क्षण से अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं बचेगा, वे एक साथ हो जाएंगे। मतलब जब बहुसंख्यक बेहतर व्यवहार करेगा, एक सार बनाएगा, तब एक सार होंगे। लंबा भाषण था उनका, नवंबर 1948 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने कहा था, और ये भी कहा था कि आदर्श स्थिति के रूप में इसको देखा था। उन्होंने कहा था कि इसको शुरुआत हो गई है, भविष्य में लोग कैसे व्यवहार करेंगे इस पे डिपेंड करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के कथन है। और प्रोफेसर पुनियानी साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एक संक्षिप्त इतिहास क्या और कैसे ये शुरू हुआ। जी स्वागत है सर। जी। सर। धन्यवाद रतनलाल। जी सर। देखिए, आपने आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और जहाँ से आपने बात शुरुआत की, मैं उसी को आगे ले चलूंगा। जी। देश जब आज़ाद हुआ, तो उस समय संविधान सभा के साथ साथ जो नया संविधान बन रहा था, एक बात ये भी थी कि हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, यानी जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, एडॉप्शन, इन चीज़ों से जुड़े हुए यदि ये नियम हैं,
वो कई कम्युनिटीज में अलग अलग हैं, पर उनमें एक बात समान थी कि ये सभी कानून जो हैं, पर्सनल लॉज, ये स्त्रियों के अधिकारों के खिलाफ में है। ये एक बात सब में हम्म, कॉमन थी। वो जी मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, या कई आदिवासी समूहों का तो खैर अलग ही बात है। तो बाबा साहब आम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू खास तौर से इसमें इन्वॉल्व थे कि भाई ऐसा एक स्त्रियों को बराबरी के दर्जे पर लाना, क्योंकि जहाँ तक सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वो तो सबके लिए बराबर है, उसमें तो कोई धर्म का आधार नहीं है। जी पर जहाँ तक पर्सनल लॉ का सवाल है, उस वो धर्म के आधार पे बने हुए थे। जो अंग्रेज यहाँ आए, और यहाँ उन्होंने अलग अलग धर्म गुरुओं से मिलकर अलग अलग कम्युनिटीज के लिए वो पर्सनल लॉ बनवाए। अब इसमें जो गैर बराबरी थी उस समाज में, जो पितृ सत्तात्मकता की झलक थी, वो पर्सनल लॉज में थी, वो उसी में प्रतिबिंबित होती थी। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर की ये विशेष कोशिश थी कि हम सबसे पहले बड़े समाज, हिंदू समाज में अगर ये सुधार लाएं, तो बाकी समाज उसका अनुकरण करेंगे और समाज में परिवर्तन आ जाएगा। और बाबा साहब ने जब ये काम, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो उन्होंने जो केंद्रीय बात रखी वो ये थी कि ये सभी कानून स्त्रियों के खिलाफ हैं, स्त्रियों पर के खिलाफ भेदभाव करते हैं, उनके अधिकारों को कम आंका जाता है। तो इसलिए ये कानूनों का आधार होना चाहिए स्त्रियों की बराबरी। और जो हिंदू कोड बिल बनाने वो चले, तो उसमें बीच बीच में खबरें आती रही कि औरतों को बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा पिता की संपत्ति में, औरतों को तलाक देने का अधिकार होगा, औरतों को पुनर्विवाह का अधिकार होगा। ये बात जब आने लग गई, तो यहाँ का जो कंजर्वेटिव हिंदू समाज था, और कंजर्वेटिव यानी जो दकियानुसी, ज्यादातर पुरातन पंथी विचारों का था, उसने इसका पुरजोर विरोध करना चालू किया। अभी अभी आपको पता होगा, गीता प्रेस को गांधी अवार्ड दिया गया। जी तो जी जब हिंदू कोड बिल की बन रहा था, तो गीता प्रेस ने लगातार इसका विरोध किया, और उसमें खास तौर के करके डॉक्टर अंबेडकर को निशाना बनाया। कहा कि भाई हम्म, ये जो व्यक्ति हैं, ये तो हमारे शास्त्रों के बारे में बात ही नहीं करते। क्योंकि वैसे हम जानते हैं, बाबा साहब ने तो ये कहा था कि भारतीय जाति व्यवस्था का मूल तो यहाँ के धर्म ग्रंथों में है। और जी कल्याण प्रेस, गीता प्रेस ने बाबा साहब पे आलोचना चालू कर दी कि ये तो हमारे शास्त्रों के खिलाफ बात करते हैं, इन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, इन्होंने कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए। ख्याल कीजिए, हम्म, ये वही अंबेडकर हैं जिनके आज चित्रों पर ये शासक सरकार फूल माला चढ़ाती है। अब तो खैर, तो हिंदू कोड बिल जो बन रहा था, वो उस रूप में आया नहीं। कैबिनेट के अंदर ही उसका विरोध हुआ। शासक पार्टी उस समय जो कांग्रेस थी, उसके अंदर भी विरोध हुआ, हम्म, समाज में बहुत तबकों पर विरोध हुआ। तो उसके कारण इस बिल को कई टुकड़ों में लाया गया, उसको नम्र कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। और इससे बाबा साहब काफी दुखी हुए, और उन्होंने हम्म, संविधान सभा से ये कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। ये पहली बात है। दूसरी जी बात, फिर जब यहाँ 1960 के दशक, 1969 उनसत्तर 70 के पास, जब महिला आंदोलन सामने आया, महिलाओं के अधिकार की बात की, तो शुरू में तो उन्होंने भी कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उनका उनका तात्पर्य ये था कि स्त्रियों पे जो गैर बराबरी है वो रुकना चाहिए, उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनका एक उद्देश्य था। बाद में धीरे धीरे जब यूनिफॉर्मिटी और जेंडर जस्टिस, यानी एक तरफ एक रूपता, दूसरी तरफ स्त्रियों पर न्याय, ये दो चीजों में एक प्रकार से विवाद शुरू हो गया। और ये विवाद के बाद स्पष्ट हो गया कि कई नारी आंदोलन संगठनों ने कहा कि जो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो बात ये है कि स्त्रियों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और जो पर्सनल कानून है, ये जेंडर जस्टिस के आधार पे होना चाहिए। उस समय आरएसएस के मुखिया सरसंघ चालक गोलवलकर थे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, और कहा कि हर समाज के अलग कानून है, उनको चलने दो। और बाद में जाकर ये देखा गया, खास तौर से शाहबानो केस के बाद में, जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे इसमें एक निर्देशिका में है कि राज्य ने कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। पर उसमें उसमें समस्या ये आ गई रतनलाल, कि जी यूनिफॉर्मिटी के आधार पे क्या हम जेंडर जस्टिस दे सकते हैं,
नारियों को बराबरी का दर्जा दे सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आज की सरकार जिसकी बात नहीं कर रही। तो फिर जब हिंदुत्व की राजनीति बढ़ी, आरएसएस, बीजेपी, इनका प्रभाव बढ़ा, तो इन्होंने मुख्य रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक मुद्दा बना लिया। वो आर्टिकल 370 का एबॉलिशन और राम मंदिर का निर्माण, उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी अपना एक मुद्दा बना लिया। उसमें उनका ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि भाई ये मुसलमान स्त्रियों को बराबर का न्याय मिले, ये उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते ही मुस्लिम समाज के अंदर के जो दकियानुसी तबके हैं वो सामने आ जाते हैं और कहते हैं इससे हमारा कल्चर, इससे हमारी सब चीज़ों का ये हो जाएगा। तो वो एक तरफ से वो एक पोलराइजेशन का मुद्दा हो जाता है। तो आज भी जैसे देखिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बात तो कर रहे हैं, पर पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट कहाँ है? क्या आपने जो उत्तराधिकार के कानून हैं, पुनर्विवाह के कानून हैं, जो बाकी चीज़ों के पर्सनल लॉ के कानून हैं, उसका कोई ड्राफ्ट बनाया है कि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों में भी ये लगेगा, मुसलमानों में भी ये लगेगा, हिंदुओं में ये भी लगेगा? ऐसी प्रकार का तो कोई प्रावधान है नहीं। तो इसको केवल अभी नारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, और ये अभी इसके ऊपर केवल ध्रुवीकरण का खेल किया जा रहा है। जैसे आपने मायावती जी के बारे में कहा, उन्होंने इसको समर्थन दिया। आप पार्टी, उसने भी समर्थन दिया। कांग्रेस के एक हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी समर्थन किया। पर कांग्रेस मुख्य रूप से कह रही है कि हम इसका अध्ययन करेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को अभी पूरे तौर से राजनीतिक उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इसके पीछे कोई हम्म ये बात नहीं है कि समाज में सुधार हो, स्त्रियों को बराबरी मिले, स्त्रियों को जस्टिस मिले। मैं इस बात को पूरी तौर से सपोर्ट करता हूँ कि हमारे सामाजिक, जो ये हमारे जो पर्सनल लॉ हैं, निजी कानून है, इनमें सुधार होना चाहिए। पर उस सुधार का पहले ड्राफ्ट तो लाना चाहिए। हम्म। आप केवल कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा आएगा आएगा, पर उसका ड्राफ्ट कहाँ है? कि आपको पूरे महिला संगठन जो हैं, पुरुष संगठनों से ज्यादा महिला संगठनों से विचार विमर्श करके हम्म कानून का मसौदा बनाना चाहिए कि भाई उत्तराधिकार में ये होगा, पिता की संपत्ति में, पत्नी की संपत्ति में, माँ की संपत्ति में इस प्रकार से बंटवारा होगा। ये कानून, ये ड्राफ्ट कहाँ है? तो दूसरी बात जो है कि ट्रिपल तलाक का तो अभी इन्होंने एक मामला सेटल किया। जैसे पॉलीगैमी है, दूसरी चीजें हैं, इसके बारे में कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है। इसीलिए लोग मनमर्जी से अभी तो, और आपको एक बताऊं कि एनडीए के एक समर्थक हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कहा हमें हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है, क्योंकि जैसे हम जानते हम्म हैं आदिवासियों में एक पूरे अलग प्रकार के कानून चलते हैं। तो सवाल ये है कि जेंडर जस्टिस के माध्यम से, लैंगिक न्याय के माध्यम से एक रूपता लाई जा सकती है, पर एक रूपता कहने से एक रूपता नहीं आ सकती। और अभी जो हम्म चल रहा है विवाद, वो केवल एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि भाजपा ने देखा, आर्टिकल 370 का हो गया, राम मंदिर का हो गया, तो अभी आगे के चुनाव में बंटवारा करने के लिए मुद्दा कौन सा है? जैसे मोदी जी अमेरिका से आए तो तुरंत पहली बात उन्होंने भोपाल की मीटिंग में यही कही कि यूसीसी के नाम पे लोगों में नफरत फैलाई जा रही है। पर भाई ये तो बताइए, यूसीसी में आप लाना क्या चाहते हैं? उसका तो हम्म पिछले लॉ कमीशन ने भी कहा कि इसमें कोई, इसमें इस प्रकार से नहीं ला सकते हैं। पिछला जो लॉ कमीशन था, उसने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार से यूनिफॉर्मिटी नहीं लाई जा सकती। और मैं स्त्रियों की बराबरी के बारे में 100% समर्थन करना चाहूंगा। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें कम्युनिटी पे विवाद, कम्युनिटी समाज के अंदर मसौदे लाए जाएं, सभी समाजों को उसमें साथ लेने की कोशिश की जाए। अब इसमें होता क्या है रतनलाल, कि जहां एक तरफ बीजेपी यूसीसी का नारा लेती है, तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप अपना झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं कि भाई हमको, ये तो हमारे समाज पे आक्रमण है। अब उनको इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारे महिला ग्रुप हैं जो बात कर रहे हैं जेंडर जस्टिस की, बराबरी की। उनकी बात को सुना जाना जरूरी है। और मैं तो जी कहूंगा आदिवासी समाज के अंदर कितने ग्रुप्स होंगे, कितने ग्रुप्स होंगे। आप इस प्रकार से कानून को इम्पोज कर कर तो सकते, कर तो कुछ भी सकते हैं तानाशाही में,
इम्पोज करना अलग होता है, और समाज को साथ में लेकर चलकर समाज सुधार के आधार पे नए नियम बनाना बहुत एक दूसरी बात है। तो मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जेंडर जस्टिस को एक मानदंड रखा जाए, हम्म। लैंगिक न्याय को मानदंड रखा जाए, और वो फिर हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म का हो या आदिवासी हो, जेंडर जस्टिस के आधार पे कानूनों को इवॉल्व किया जाए, बदला जाए, और उस पर समाज में चर्चा हो। समाज को ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार हम पे लाद रही है। अब ये दो चीजों चीजों को दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो सरकार कह दे कि भाई हमने कर दिया है, आपको इसको मानना पड़ेगा। दूसरा, सरकार एक मसौदा बनाए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये होगा, आप इस पे राय दीजिए। और ये राय केवल इंटरनेट के माध्यम से नहीं चल सकती, इसमें सेमिनार्स होना चाहिए सरकार के साथ, जगह जगह पे स्थानीय मीटिंग्स होना चाहिए, राज्य स्तरीय मीटिंग होना चाहिए, केंद्रीय मीटिंग होना चाहिए, जबकि वो कानून को आप फाइनलाइज करें, उस पर विवाद करें। और अगर बहुत विरोध है, जैसे अगर आदिवासी समाज बहुत विरोध करेगा, आप उसको लाना चाहेंगे, तो क्या वो सही होगा? क्या हिंदू समाज में, अब सबसे बड़ी समस्या तो हिंदुओं को लगता है कि केवल हम्म। मुसलमानों में ही ये सुधार की जरूरत है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो हिंदुओं में भी अगर आप देखिए, तो मिताक्षरा और दया भाग नाम से दो हाँ। प्रकार के नियम चलते हैं। अब उसमें कौन सा नियम आप लेंगे? तो हम्म। सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस प्रकार से आज उठाया जा रहा है, वो केवल एक राजनीतिक हथियार है। उसमें समाज में सुधार के लिए, बराबरी की तरफ यात्रा के लिए जिस प्रकार से कदम उठाए जाने चाहिए, वो उसमें नदारद हैं। तो मैं कहूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाना जरूरी है, पर वो प्रक्रिया को सोचना जरूरी है, उसके सिद्धांतों को सोचना जरूरी है। उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो मुद्दे हैं, दोनों को लेकर आगे चलने की जरूरत है। जैसे आपने बाबा साहब को कोट किया, उसी बात को आगे लेकर चलना चाहिए कि हमारा, अभी आज आप देखिए, जो हिंदू कम्युनिटी में भी अलग अलग प्रकार के नियम चल रहे हैं, तो वो नियमों में भी आप कैसे यूनिफॉर्मिटी लाएंगे? समाज में चर्चा हम्म। कहाँ हो रही है? क्या केवल ये मुसलमानों का मामला है? मुझे लगता है केवल हम्म। मुसलमानों का मामला नहीं है। मुसलमानों का मामला केवल मुसलमान का मामला नहीं है। ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप ओवर रिएक्शन करके, ज्यादा प्रतिक्रिया दिखा के उसको एक गलत मोड़ दे देते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू समाज के लिए भी ये चर्चा का उतना ही विषय है जितना किसी और समाज के लिए। और मैं तो इसमें नारीवादी आंदोलन की आवाज को ज्यादा महत्व देना चाहूंगा कि कैसे एक प्रकार से उनको, जो आज वो बेड़ियों में हैं पर्सनल लॉ के कारण, वो बेड़ियों से उनको मुक्ति मिलकर वो बराबरी के जीवन की तरफ चल सके, ऐसी मेरी राय है। उसमें सर हिंदू कोड बिल, इस मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा भी दिया था। 4 कारण में से एक कारण ये भी था। उसके सही। बाद किस्तों में ये लागू हुआ हिंदू कोड बिल। राइट। राइट। 75 साल बाद आजादी का अमृत महोत्सव है। क्या हिंदू कोड बिल वास्तविकता पे लागू है, जमीन पर, धरातल पे, ये खाली सिद्धांत में है? ये तो और भी बड़ी बात है, ये तो और भी बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि जमीन पर इससे पूरी उल्टी चीजें चल रही हैं। हम्म। जो जितना भी, वैसे जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने शुरू में ड्राफ्ट किया था, उस प्रकार से तो लागू भी नहीं हुआ। और जो हम्म। समाज में लागू होता है वो उससे भी डाइल्यूटेड है। तो हम्म। पहली बात तो यह है कि इसमें स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए, स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की नौकरी, स्त्रियों की आत्मनिर्भरता, उनका व्यापार के क्षेत्र में आना, उनके समाज के सभी क्षेत्रों में आने के लिए कदम जब तक हम नहीं उठाएंगे, ये कानून केवल किताबों में रह जाएंगे, न्यायालयों के कुर्सियों में रह जाएंगे, और समाज में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं आएगी जिस व्यवस्था की तरफ समाज को चलना चाहिए। तो ये और भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इवन जो बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल किश्तों में जो लाए, क्या वो हम्म। भी लागू हो रहा है? क्या वो भी नहीं लागू होता? तो उसका हम्म। मुख्य कारण मुझे दिखता है कि स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता जब तक पुरुषों पे रहेगी, तो कानूनों को लोग तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी से लगाएंगे। अब जैसे आप देखिए, मुसलमानों में भी जो कोड कोड है, वैसे वो स्त्रियों को कई जगहों पे बहुत मजबूती देता है, और उनको भी कई अधिकार देता है। पर समाज में उतना भी नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियों की जब खुद की अपनी आत्मनिर्भर नहीं हो पाती, तो वो उस प्रकार की मांगों को सामने नहीं ले जा पाती। तो उसका शुरुआत तो होना चाहिए स्त्रियों के सशक्तिकरण से, जो शिक्षा,
और नौकरी और व्यवसाय के माध्यम से आ सकता है। और दूसरा, कानून में उस प्रकार की एक मानवता भी होना चाहिए, समाज को साथ में ले चलने की कोशिश भी होना चाहिए। और लादने की तो इसमें बात है ही नहीं। और जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, ये एक हवाई बात चल रही है, राजनीतिक हम्म। बात चल रही है। कोई एक भी मुद्दा कोई डिस्कस नहीं किया है कि भाई उत्तराधिकार के बारे में हम ये कानून लाएंगे कि स्त्रियों हम्म। को और लड़कों और लड़कियों को बराबर के संपत्ति मिलेगी। कम से कम एक बात तो आप कहिए। तो हिंदू समाज जी। कैसे रिएक्ट करता है, मुस्लिम समाज कैसे रिएक्ट करता है, आदिवासी कैसे रिएक्ट करता है, ये हमको दिख जाएगा। फिर एक बात तो हम्म। कहिए कि लड़कियों को भी पुनर्विवाह करने का उतना ही अधिकार होगा जितना कि पुरुषों को हम्म। है। आप इसको कहिए तो सही। तो फिर अभी जो गीता प्रेस के उदाहरण से मैं अध्ययन कर रहा था, तो गीता प्रेस तो जिसको आज सरकार सिर पे उठा रही है, उसने तो इतनी प्रतिक्रियावादी बातें कही हैं कि वो तो ये सब चीजों की स्त्रियों की गुलामी के सिवा उनसे ऊपर उनको कुछ नहीं देना चाहता। ये अभी अभी आपने देखा होगा ना, गीता प्रेस का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं हैरान रह गया कि गांधी के नाम पे गीता प्रेस को प्राइज दिया जा रहा है, और गीता प्रेस मनुस्मृति के मूल्यों को पूरा लगातार जबरदस्ती से और इतने बड़े व्यापक पैमाने पर फैला रही है। तो इसमें भी सरकार का एजेंडा दिखता है कि वो क्या लाना चाहते हैं। उसमें भी वो पोद्दार थे, उन्होंने पूरा मुखपत्र की तरह काम किया और गांधी से भी मतभेद थे। बिल्कुल। वो तो देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताऊं, गांधी की हत्या में वो इन्वॉल्व थे, वो अरेस्ट भी हाँ। हुए थे। और उसके बाद ये बाबरी डिमोलिशिंग के इसमें भी थे। और जो रामलला की मूर्तियां रखवाई गई थी 1949 में बाबरी मस्जिद में, उसमें भी शामिल थे। तो यानी ये जो इनके एजेंडा का एक वो समांतर बेसिक रूप में पोद्दार और जयदयाल गोयनका, ये दोनों शामिल थे। तो खैर, वो ये सरकार की मंशा बताती है कि वास्तव में वो क्या चाहती है। वास्तव में वो स्त्रियों को बराबर देना चाहती है, या इसको हथियार के रूप में मुस्लिम समाज के रूप में खास तौर से इस्तेमाल करना चाहती है। एक बात और, आपने स्त्री अधिकार की बात की जी। और पेट्रियार्की की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि कास्ट और पेट्रियार्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर महिलाएं कास्ट की दीवार को भी नहीं तोड़ती हैं तो अल्टीमेटली उसको पेट्रियार्कल जो शिकंजा है उसके अंदर में रहना पड़ता है। राइट। तो एक समान कानून लागू भी हो जाए तो भी उसको अधिकार मिलेंगे नहीं, ऐसा दिखता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कास्ट और पैट्रियार्की, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जो पूर्व आधुनिक युग, यानी सामंती युग, या आप उसको जो भी कहें, मैं सोशियोलॉजिकली मैं सही नहीं हूँगा, पर यानी जो आधुनिक शिक्षा, आधुनिक उद्योग धंधों के पहले का जो हमारा सामंती समाज था, उसमें ये दो ही मुख्य पहलू थे। एक कास्ट वर्ण सिस्टम, और दूसरा पैट्रियार्की। तो वो दोनों जी। को मेंटेन करने के लिए कुछ राजनीतियां सामने आई हैं, और वो अलग अलग भाषा में इस बात को कर रही हैं। तो खैर, वो एक बहुत समांतर मुद्दा है, पर ये दोनों चीजें समांतर चलती हैं। कास्ट पे, कास्ट सिस्टम का एनाहिलेशन, इसका समाप्ति, और स्त्रियों की बराबरी, ये दोनों साथ चलेंगी। कई बार आपकी जो बात है उससे मुझे ये लगता है। सर, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है और आपने कहा कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इसे हवा हवाई अभी ख्याली पुलाव, अभी खाली भाषण चल रहा है। लेकिन जी। जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट काम करती रही है, चाहे 370 का मसला हो, तमाम इस तरह के मसले हो, तो अचानक पता लगा है कोई बिल लेके सीधे अचानक आ गई। और इंटरनेट पे तो खाली बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं। और वाकई आपने कहा कि इसमें सभा, सेमिनार, गोष्ठी, गांव घर हर जगह चर्चा होनी चाहिए, समाज का पूरा फीडबैक आना चाहिए। तो जी। क्या चाह रही सरकार की चुनावी एक मुद्दा बनाया जाए इसको? ये सरकार तो उसको चुनावी मुद्दे के रूप में ही देख रही है। इसका उससे कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं है कि जी। समाज में क्या होता है उसको, या स्त्रियों को बराबरी मिलती है कि नहीं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। एक हम्म। मुस्लिम समाज को टारगेट करके समाज को पोलराइज कर किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए। और ध्रुवीकरण की इनकी राजनीति का ये भाग है। ध्रुवीकरण इनकी राजनीति का मुख्य आधार है। उसी का अब दो हथियार तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, राम मंदिर वाले और आर्टिकल 370 एबॉलिशन वाले। अब ये तीसरा बड़ा हम्म। हथियार है। और 2024 में जैसे उनकी हालत पतली दिख रही है, तो उस पतली हालत को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए इसको एक हथियार के रूप में सामने लाने की पूरी पूरी कोशिश है। जी। बाबा साहब ने एक भाषण मैंने पढ़ा था हिंदू कोड बिल के ऊपर, जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक समरूप समाज बनाने की ओर एक छोटा सा एक कदम है, और भविष्य में जाकर जो है एक आइडियल एक समाज बनेगा, तब यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड की
बात होगी। इतना 75 साल में, और इधर खास तौर से इधर कुछ वर्षों में गहराई खाई तो बढ़ी ही है लोगों के बीच में। न एक जी समान शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, नौकरी के अवसर हैं, और हेट्रेट बढ़ा है। अभी भी पानी पीने के लिए मार दिया जा रहा है, मूंछ रखने के लिए मार जी दिया जा रहा है। तो ये समरूप समाज सिर्फ कानून ला देने से, वो भी किस तरह का कानून है पता नहीं, कैसे जी। अचीव कर पाए। अब ये बहुत गहरा सवाल है। मेरे ख्याल से जो जिस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक तरफ गांधी, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर, उसके पहले ज्योतिराव फुले, पेरियार, जैसे इन्होंने सामाजिक तौर पे काम किया, कई बार लगता है उसी गहराई पर जाकर काम करने की जरूरत है। और वो कैसे जी होगा, ये मेरे पास, मैं जानता नहीं हूँ। पर सामाजिक आंदोलन के बगैर समाज में बदलाव केवल कानून से नहीं आ सकता। कानून नहीं तो आ जरूरी है, कानून तो जरूरी है, पर एक सामाजिक आंदोलन हो जो इन बातों को लेकर एक मानवीय तौर पे समाज को मोबिलाइज करे। जैसे आप देखिए 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ, तो केवल उसको लोग ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन के बारे में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी सकता। सेपरेट के बारे में देखते हैं। पर उससे आपके उसके बाद पता है, आप, मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो पता चला, उसी के बाद से पूरे समाज में एक आंदोलन चला कि दलितों के साथ सहभोज होना चाहिए, मंदिर में प्रवेश का ये हम्म, होना चाहिए। ये उसके बाद ही चालू हुआ एक बड़े पैमाने पर। हम्म, और मजे की बात यह है कि जब महात्मा गांधी ने इसको बड़े पैमाने पर हाथ में लिया कि छुआछूत के खिलाफ, जाति व्यवस्था के डाइल्यूशन के खिलाफ, उसके बाद से ही उनके जीवन पर अटैक होना चालू हुए। ये कोरिलेशन देखिए, हम्म। ये कोरिलेशन एकदम कोई एकदम। मामूली बात नहीं है। 1934 से ये चालू हुआ और वो 1932 के साल से उन्होंने ये काम किया। बाबा साहब तो पहले से ही कर रहे थे, और उसके बाद से ये चालू हुए। तो हमारे समाज में अभी भी कितना एक गहराई से जाति व्यवस्था की पकड़, जड़ें कितनी मजबूत हैं, उनको उखाड़ने के लिए ग्राउंड लेवल पे, जमीनी लेवल पे बहुत बड़े काम की जरूरत है, जो मेरे ख्याल से नहीं हुई है। केवल राजनीतिक तौर पे काम करने से वो नहीं होगा, ऐसा मुझे कई बार लगता है। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया, आपने बहुत ही गंभीर और गहरी बातें कही हैं। और दोस्तों, जी प्रोफेसर राम पुनियानी साहब ने पूरा इतिहास इस 25 मिनट में उन्होंने बहुत आसानी से समझा दिया। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया सर।